11 बज रहे थे। सड़कें लगभग सुनसान थी। इक्का दुक्का गाड़ियां ही कभी कभी सड़क पर दिखाई पड़ती। तभी रात के उस सन्नाटे को चीरता हुआ एक मिनी ट्रक जो पीछे से पूरा पैक्ड था, वो पूरी स्पीड में उसी सड़क से निकला। ट्रक ड्राइवर ब्रजेश ट्रक चला रहा था और ट्रक का क्लीनर सुखदेव ट्रक के अंदर गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था। गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मैनू याद आवे मेरे यार दी। ओए चुप कर, कितनी देर से दिमाग खा रहा है मेरा? और दिमाग नहीं खा रहा उस्ताद जी, गाना गा रहा हूँ गाना। ओए जो भी कर रहा है वो बंद कर, मैं पक गया हूँ। सुखदेव ने गाना बंद कर दिया और ब्रजेश की ओर घूर कर देखने लगा। तभी ब्रजेश की नजर कुछ दूरी पर खड़े पुलिस वालों पर पड़ी, जो सड़क के बीचों बीच गाड़ी चेकिंग के लिए खड़े थे। ओए, इस रास्ते पर पुलिस वाले कहाँ से आ गए? उस्ताद, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, डर मत। एक काम कर, नीचे सामने एक लाल रंग का बैग पड़ा है, उससे 2000 के नोटों की गड्डी निकाल, मैं निपटाता हूँ। पुलिस चेकिंग पोस्ट के पास ब्रजेश ने ट्रक को रोका। सामने एक इंस्पेक्टर अपने कुछ सिपाहियों के साथ खड़ा था। वो ट्रक के पास आया और ब्रजेश से पूछा, गाड़ी के कागज दिखा। अब ये लीजिए सर। इंस्पेक्टर ने गाड़ी के कागजात देखे, सभी सही थे। फिर उसने उन कागजों को ब्रजेश को सौंपा और उससे कहा कि ट्रक के पीछे क्या है? कुछ नहीं है साहब। ये बोलते हुए उसने नोटों की गड्डी इंस्पेक्टर के हाथों में दे दी। इंस्पेक्टर ने नोटों की गड्डी को अपनी पैंट में डाला और उससे कहा कि मुझे दिखाओ। ब्रजेश डर गया कि पैसे लेने के बाद भी इंस्पेक्टर ने ट्रक के पीछे दिखाने को क्यों कहा है। इंस्पेक्टर ब्रजेश की घबराहट समझ गया और उसने उसे आंख मारी और इशारों में उसे बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है। अरे सुखदेव, जा इंस्पेक्टर साहब के साथ जा और इन्हें ट्रक के पीछे दिखा दे। इंस्पेक्टर ने अपने सिपाहियों को इशारे से वहीं रुकने को कहा और खुद सुखदेव के साथ ट्रक के पीछे गया। ट्रक के पीछे पूरा पैक्ड था। इंस्पेक्टर ने हल्का सा उस पैक को हटाया तो उसने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रक के पीछे लगभग 50 लड़कियां डरी सहमी सी बैठी हुई थी। इंस्पेक्टर ने उन लड़कियों को देखकर भी अनदेखा किया और सुखदेव और ब्रजेश से कहा, चलो चलो, सब ठीक है, ट्रक लेकर जल्दी से निकलो यहाँ से। उसके बाद वो ट्रक फिर से अपनी तेज गति में वहां से निकल पड़ा। पूरे 3.5 घंटे के सफर के बाद वो ट्रक एक बहुत ही सुनसान इलाके में बनी हवेली के पास रुक गया। उस हवेली को देखकर लगता था कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया है। ट्रक के अंदर बैठी सारी लड़कियों को ट्रक से उतारा गया। उन्हें उतारने और उनकी गिनती के लिए वहां पहले से ही 15-20 गुंडे जैसे दिखने वाले लोग खड़े थे। 47, 48, 49, 50। दूर खड़ा उनका सेठ नागदंत उस गुंडे से कहता है, गिनती पूरी है नागदंत सेठ? अबे गिनती पूरी है तो मैं क्या इनका अचार डालूं क्या है? चल जल्दी से सबको मंडी में लेकर चल। मंडी? जी हाँ, सही सुना आपने, मंडी। सब्जी भाजी वाली मंडी नहीं, वो मंडी जहां लड़कियां बिकती हैं और वहां से बिककर वो देश और विदेश पहुंचती हैं। उन्हें खरीदने वाला उन लड़कियों का जैसे चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता है। नागदंत उस मंडी में लड़कियों की खरीद फरोख्त करता है। क्या नाम है रे तेरा? रूपा नाम है साहब। साथियों, ये रूपा है, रूपा। ये किसकी है इसका पता थोड़ी देर में चल जाएगा, क्योंकि जो इसकी सबसे अधिक कीमत लगाएगा उसी की हो जाएगी ये। उसके बाद वो रूपा को रजिया बनाए या रूबी, ये उस खरीदार के हाथ में होगा। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है। नागदंत लड़कियों की इस मंडी का किंग था। ब्रजेश उसका दायां हाथ था। 50 सालों से वो इस धंधे में था, लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि उस पर हाथ डाल सके, क्योंकि क्या नेता क्या पुलिस, सभी को वो अपनी जेब में रखता था। आज आई लड़कियों की कुछ देर में बोली लगने वाली थी। उन्हीं लड़कियों में एक लड़की मीना थी, जो बेचारी बिल्कुल सहमी सी आंखों में आंसू लिए कुछ दिन पहले की बातों को सोच रही थी। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, एक ना एक दिन तो हर लड़की को उसके घर जाना ही पड़ता है। तू जानती है, तू चली जाएगी तो दिल मेरा भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर मेरे जिंदा रहते
तू अपने घर नहीं जाएगी तो मरने के बाद मेरी आत्मा भटकती रहेगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बापू? मीना, एक बाप का सबसे बड़ा ख्वाब होता है अपनी बेटी की विदाई। उसका कलेजा तो कटता जरूर है जब वो अपनी बेटी को विदा करता है तब, लेकिन एक सुकून भी उसके दिल में होता है। चांद मोहन बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। जयंतलाल बहुत ही गरीब और शारीरिक रूप से कमजोर आदमी था। वो बहुत ही बीमार रहा करता। अब बीमार आदमी से क्या काम होता? वो कुछ दिन रिक्शा चलाता, फिर बिस्तर पकड़ लेता। किसी तरह घर में 2 रोटी आती, कभी कभी वो भी नहीं आती। उसकी बेटी मीना 18 साल की हो गई थी। वो उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन खाने के लिए ही पैसे नहीं थे उसके पास। तो मीना की शादी के लिए पैसे वो कहां से जोड़ता? एक दिन की बात है, उसी के गांव का रहने वाला चांद मोहन, जो शहर में नौकरी करता था, एक दिन उसके पास आया। चाचा प्रणाम। अरे कैसे हो चाचा? अब कैसी तबीयत है आपकी? बस किसी तरह गाड़ी चल रही है बेटा, पता नहीं किस दिन ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। अरे ऐसा मत कहो चाचा, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है, और अभी तो आपको मीना की शादी भी करनी है। अरे उसी के लिए तो परेशान रहता हूं मैं। देख चांद मोहन, तू तो शहर में रहता है, कोई अच्छा लड़का है क्या तेरी नजर में जो बिना दहेज के मेरी बेटी से शादी कर ले? जयंतलाल की बात सुनकर चंद्रमोहन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, चाचा है तो मेरी नजर में एक लड़का, अच्छा कमाता भी है और कोई बुरी आदत भी नहीं है उसमें। और हाँ, दहेज के पैसे के नाम से तो उसे चिढ़ है। अरे कौन है वो बेटा? भगवान के लिए उससे मेरी मीना का रिश्ता करा देना। ये बूढ़ा जयंतलाल सारी उम्र दुआएं देगा तुम्हें। तो दो ना दुआएं चाचा, वो लड़का आपके पास ही बैठा हुआ है। जयंतलाल को ये तो पता नहीं था कि चांद मोहन शहर में क्या करता है, लेकिन जब भी वो गांव आता पूरे ठाठ से रहता, और हाँ, वो हमेशा कार से ही अपने गांव आता। जयंतलाल ने अपनी बेटी मीना से उसकी शादी कर दी। चांद मोहन बेटा, मैं तो अपनी मीना को ज्यादा खुशियां नहीं दे पाया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। ये भी कोई बोलने की बात है चाचा, बीवी है वो मेरी, उसकी खुशियों की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। चांद मोहन मीना को शादी के बाद शहर ले आया। मीना भी नए ख्वाब लेकर शहर आई, लेकिन एक सप्ताह के बाद ही उसे पता लग गया कि चांद मोहन एक नंबर का बदमाश आदमी है। वो लड़कियों का सौदा करता है। चांद मोहन ने मीना का सौदा 50,000 रुपए में नागदंत से कर दिया था। नागदंत अब इस मंडी में मीना का सौदा उससे कई गुना ज्यादा दाम में करने वाला था, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े खरीदार आते थे। मीना को एक सेठ ने, जो खुद 60 साल का था, 5 लाख रुपए में खरीद लिया। ये लो सेठ, आज से ये तुम्हारी हुई, तुमने कमी दाम में कड़क चीज खरीद ली, अब जाओ मजे लो। उस सेठ ने मीना का कई महीनों तक शोषण किया और फिर उसे अपने उन ग्राहकों के पास भेजने लगा जिसके साथ वो कारोबार करता था। मीना बेचारी हर दिन टूटती, हर दिन बिखरती, अगले दिन फिर से टूटने के लिए तैयार हो जाती। 3 साल तक उसके साथ यही सिलसिला चलता रहा। हर दिन वो खून का घूंट पीकर रह जाती। पता नहीं मैं इस नरक से कैसे निकलूंगी भी या नहीं निकलूंगी, कुछ पता नहीं। भगवान तो पत्थर हो ही चुके हैं, तभी तो मेरी दुर्दशा देखने के बाद भी वो चुप रहते हैं। लेकिन एक दिन मीना को मौका मिल ही गया। वो किसी तरह सेठ की गाड़ी की डिक्की में छिपकर बैठ गई और वहां से बाहर आ गई। लेकिन बाहर आकर जब वो सेठ की गाड़ी की डिक्की से निकल रही थी तो उसे किसी ने देख लिया, और उसे देखने वाली थी नताशा। नताशा बहुत बड़े न्यूज चैनल की पत्रकार थी। वो उसके पास आई और कहा, तुम कौन हो और तुम इस तरह छिपकर इस गाड़ी में क्यों आई? वो अपनी बात दुनिया को बताना चाहती थी, वो अपना दर्द लोगों को दिखाना चाहती थी, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस वाले भी इस गंदे काम में लिप्त हैं। आखिरकार उसने मीडिया का सहारा लिया और एक दिन नताशा के चैनल पर लाइव आकर सभी को अपना दुख बताया। क्या कहूँ, कैसे अपने घाव दिखाऊं जो मेरी आत्मा पर बन गए हैं। मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ, जिसका बाप हर आम पिता की तरह अपनी बेटी के विवाह के सपने देखता है, लेकिन उसके सपने बिना पैसे के पूरे नहीं हो सकते थे।
और इसी का फायदा चांद मोहन जैसे लोग उठा लेते हैं। मीना ने अपनी सारी आपबीती पूरे देश को बताई। हर डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात की जांच के आदेश दिए और 48 घंटे में सारे दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का आदेश दिया। 48 घंटे के बाद नागदंत के अलावा पुलिस विभाग के वो सारे अफसर हिरासत में ले लिए गए जो लड़कियों की इस खरीद फरोख्त में शामिल थे। हजारों लड़कियों को नागदंत के चंगुल से छुड़ाया भी गया। मीना अपने गांव लौट आई, लेकिन अब उसके पिता जीवित नहीं थे। मीना आज भी उसी गांव में रहती है और मजदूरी करके अपना पेट पालती है।